अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सूरत हाल है उस हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से या जो मईशत के हवाले से बात हो रही है उसका ज़रूर जिक्र करेंगे। आज जो सेनेट की कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है उसमें भी पेट्रोल की कीमतों और पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से डिटेल्स जो हैं वो सामने रखी गई हैं और उसमें बताया गया है कि इस वक्त जो गल्फ़ कंट्रीज़ में या ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है, उस वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त जो है वो बंद है और पेट्रोल की कीमत जो है वो उसमें भी इजाफा जो है वो आलमी मंडी में नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ इस वक्त भी जो पेट्रोल की कीमतें या ख़ास तौर पर सप्लाई के हवाले से डिटेल्स हैं वो पेट्रोलियम से मुतलिक जो सेनेट की कमेटी है उसमें ये तमाम डिटेल सामने रखी गई हैं। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत के फैसले हैं, अपोजिशन उन पर तनकीद कर रही है, पंजाब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है उस हवाले से भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक अहम बयान सामने आ रहा है कि जो झूठी खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। फिर सिंध के अंदर जो गवर्नर सिंध की तब्दीली हुई और मोहसिन नकवी और हमने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो मुलाकात हुई सदर जरदारी साहब से, उस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जो MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर लिया गया है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं गवर्नर सिंध की तब्दीली हुई, फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद या ओवरऑल वफाक के इशूज़ जो हैं वो आपके सामने हैं। अगर हम पंजाब से शुरू करें तो आप समझते हैं कि जो पंजाब हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इवन जो अभी उन्होंने एक जहाज़ के हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा भी है कि जो झूठी खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है उसका कोई जवाब नहीं बनता और वाकई इस तरह की झूठी खबरों से परहेज़ किया जाना चाहिए अगर ये झूठी हैं तो? हाँ, बहुत शुक्रिया नादर भाई, आपकी मेहरबानी है। देखें, गुजारिश ये है कि दोनों अतराफ से अगर आप देखें, जिस हवाले से ये कहा जा रहा है या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है एक झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे अगर दूसरी तरफ से भी रद्द अमल इस तरह का है कि हम जी उस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये करेंगे, मुनासिब नहीं है। अगर हुकूमत पर कोई इल्ज़ामात लगते हैं तो लगते रहते हैं, इल्ज़ामात गलत भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, तो उसका तरीकाकार है कि बिल्कुल खुले दिल के साथ उनका जवाब दिया जाए। तो मैं नहीं समझता कि नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो तनकीद हो रही है, आप तो सर वहाँ पर बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है जो सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है? किस पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं? जी जी, पंजाब पार्टी की पंजाब तरफ हुकूमत से। की। नहीं सर, ओवरऑल पीपल्स पार्टी जो सवालात कारकर्दगी के हवाले से उठाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, आप लोग उस तनकीद को किस तरह देख देखिए, रहे हैं? तनकीद मुस्बत होनी चाहिए ना। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और हुकूमतों पे तनकीद से तो हुकूमतें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती हैं, वो अपना मुआवजा भी करती हैं। अगर उनमें कोई गलती कमी कोताही है तो वो उसको दूर करती हैं। तो तनकीद अगर मुस्बत हो तो वो बड़ी तामीरी चीज है, वो होनी चाहिए। और अगर एक तनकीद बराए तनकीद आप कर रहे हो, हम मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद भी करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, उनके जो अच्छे इकदाम है उनको सराहते भी हैं, और जो हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है या ये होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा, तो उसमें तनकीद भी करते हैं। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आप लोग खुश हैं जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ये जो कहा जा रहा है कि जो चारों सूबे हैं उनमें से सबसे अगर बेहतर परफॉर्मेंस है तो वो मरियम साहिबा की है, पीपल्स पार्टी इससे नहीं, इत्तफ़ाक़ करती है? मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी के कई काम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि पंजाब हुकूमत सबसे बेहतर है, तो मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि सिंध के अंदर जो हो रहा है वो पंजाब से ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया हेल्थ के अंदर, वो पंजाब से बहुत बेहतर है। सिंध का जो हेल्थ का जो मॉडल है वो ज्यादा बेहतर है। एजुकेशन के अंदर सिंध के अंदर ज्यादा बेहतरी है बनिस्बत। लेकिन हसन साहब, फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात का क्या बना सर? वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए? देखिए, ये तहफुजात कोई नादिर भाई, ये कोई इस तरह के नहीं होते कि हमने कोई ब्लैकमेलिंग उन्हें करनी है या
یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ جو حکومت ہے وہ جو کام کرتی ہے اس میں سے کئی کام ایسے ہیں جو ہمارے منشور اور ہمارے نظریات کے برعکس ہوتے ہیں، اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں۔ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات اور ہمارے مینیفیسٹو کے قریب ہیں، ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ شاید ان کو کوئی تحفظات ہیں، وہ ہوتے بھی ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ تو سیاست تو ایک جگہ رکنے کا نام نہیں ہے نا، یہ تو آگے چلنے کا نام ہے۔ اچھا حسن صاحب، ایک تو یہ گورنر سندھ کی جو تبدیلی ہوئی اس کے بعد ایم کیو ایم کا رد عمل یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ اب کوئی جواز نہیں بنتا، پھر خالد مقبول صدیقی صاحب کی صدر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایم کیو ایم جو ہے وہ مشکل یا بڑا فیصلہ لے سکتی ہے اتحاد سے الگ ہونے کا، یا ان کے تحفظات زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد حل ہو گئے؟ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں اس ملک کے اندر جو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے میں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ انہیں ایم کیو ایم ہماری اتحادی بھی رہی ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور یہ پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہوں یا آصف علی زرداری صاحب سے وہ بات کریں اور کوئی مسئلے کا حل نہ نکلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی جو ملاقات ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فروٹفل ہوگی، اور کوئی ایسا فیصلہ بھی ایم کیو ایم سے توقع نہیں کی جاتی۔ ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کو چلانے کے لیے کافی قربانیاں بھی دی ہیں، اور مشکل حالات میں بھی وہ چلتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کی جو ملاقات ہے وہ بڑی مثبت رہے گی، اور اس کے آنے والے جو نتائج اور اثرات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت سمر ہارون بلور صاحبہ اور شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختلف ایشوز ہیں، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا، پیٹرول کی قیمتیں ہوں یا بین الاقوامی سطح پر جو اس وقت صورتحال ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سمر صاحبہ آپ کا، شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سمر صاحبہ آپ سے شروع کریں گے۔ اس وقت بین الاقوامی سطح پر اگر آپ چیلنجز دیکھیں، آج بھی سینیٹ کی ایک کمیٹی میں بتایا گیا ہے کہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمتوں کے حوالے سے مختلف جو جائزہ ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اوورآل آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت کے اوپر مزید بوجھ بڑھے گا اور مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، کیونکہ ابھی بھی بڑی ایک تنقید ہو رہی ہے جو حال ہی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ دیکھیں نادر، وفاقی حکومت کے اوپر تنقید تو ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی غیر سیاسی نظر سے دیکھے تو آئی تھنک کہ پاکستان گائیڈڈ بائی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب، وہ اس مشکل ٹائم میں جس طریقے سے نیویگیٹ کر رہے ہیں اپنے انٹرنل کرائسس کو بھی اور ایکسٹرنل کرائسس کو بھی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے اس نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مسلم ممالک کے جو بیشتر ممالک ہیں وہ ایک جنگ کی سچویشن میں آپس میں مبتلا ہو گئے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بہت دیرینہ اور کلوز تعلقات ہیں۔ تو پاکستان اس طریقے سے چل رہا ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو بھی نہیں خراب کر سکتا۔ معاہدے بھی ہیں ہمارے ان کے ساتھ، معاہدے بھی ہیں، ٹریڈ اگریمنٹس بھی ہیں، ڈیفنس اگریمنٹس بھی ہیں۔ ہم ایک ٹائٹ روپ کی سچویشن میں چل رہے ہیں۔ اب یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں، یہ عوام کے اوپر کسی ضد سے یا اس سے نہیں پھینکا، یہ ایک انکریز پھینکی گئی۔ بین الاقوامی طور پہ تیل $100 فی بیرل سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ آپ دیکھیں، آج بھی ہم صبح جب اٹھے ہیں تو یہ خبر آئی، میری 2 بہنیں جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ دبئی میں کام کرتی ہیں، انہوں نے آج واپسی کرنی تھی، تو یہ ہمیں سب سے پہلے تو فیملی کی واٹس ایپ گروپ میں پتہ چلا کہ ایئرپورٹ بند ہو گیا، وہاں پہ بہت بڑا آج اسٹرائک ہوا ہے۔ تو دیکھیں، اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی ناکام چل رہی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سچویشن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کتنے دباؤ میں ہے، ہر طرف سے دباؤ میں ہے،
اور حکومت وہ دباؤ آخری منٹ تک برداشت کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب خود ایک ایک منٹ ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ رمضان ہے, عید کا موقع ہے, اس پہ مطلب جتنا عوام کو بچا سکے, جتنا ہو سکے ریلیف دیا جائے. اور اس دیکھیں بے کہ ایسی چیز آ گئی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں, ہمارے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے. تو شوکت صاحب, اس وقت سر جتنے فیصلے ہو رہے ہیں, جیسے سمر صاحبہ نے بھی کہا, آپ اتفاق نہیں کرتے کہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں مشکل فیصلے اگر آپ کی حکومت ہوتی تو بھی کرنے پڑتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت کی جو پرائرٹی ہے نا وہ سامنے آپ دیکھیں کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے. بالکل سچویشن ٹھیک نہیں ہے ریجن کی, اور پاکستان کو خطرات ہیں کیونکہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی الجھے ہوئے ہیں, انڈیا بھی ہمارے اس میں بیٹھا ہوا ہے, پھر ایران کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے آلریڈی جب پیٹرول سستا تھا تو اس وقت انہوں نے جو لیوی لگائی ہوئی تھی پیٹرول کے اوپر, تو یہ مشکل وقت تھا تو یہ لیوی ختم کر سکتے تھے, عوام کو ریلیف دے سکتے تھے, وہ پیٹرول اور بھی سستا ہو جاتا. دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا نا پیٹرول جو ان کے ساتھ پہلے سے پڑا ہوا تھا اس میں تقریباً کوئی 13 ارب کے قریب انہوں نے پیسے کما لیے, اس میں بھی پہلے سے لیوی لگا ہے اس میں پیسے کما لیے. تو ان کا تو مقصد جو ہے نا, یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ کی شرائط یہ ہے کہ ہم پیٹرول جو ہے وہ ہم کم نہیں کر سکتے. تو آئی ایم ایف کی شرائط پہ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں, تو انہوں نے کون سے اپنے اخراجات کم کیے ہیں؟ ریسنٹلی آج کی خبر ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑی خرید لی ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, کہ اشرافیہ جو چند ان کے لوگ ہیں جو غیر منتخب لوگ ہیں جو فارم 47 سے آئے ہیں, انہوں نے جس طرح لوٹ مار مچائی ہے نا, سارا بوجھ عوام پہ ڈالنا, تو یہ تو کوئی مینجمنٹ نہ ہوئی نا. کیا کرونا کے دور میں عمران خان نے مہنگائی میں اضافہ کیا تھا؟ کرونا میں تو پیٹرول اس وقت جو ہے نا 120-130 روپے فی بیرل وہ تھا, ڈالر تھا. آج جو ہے وہ 100 کے قریب سمجھو چلو, تو اس وقت تو 150 روپے تھا پیٹرول, آج کیوں 300؟ لیکن چلیں شوکت صاحب, اب وفاقی حکومت کے اوپر تو تنقید اب آپ کر ہی رہے ہیں اور مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں, لیکن پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے, کل مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو تنقید کر رہا ہے یا جو جھوٹی خبریں خاص طور پر پھیلا رہا ہے ان کے خلاف اب قانونی کارروائی ہوگی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف تو کچھ خبریں یا کچھ سرویز کے مطابق سب سے بہتر کام جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, اور پھر پنجاب حکومت کے جو اوپر تنقید ہو رہی ہے یا جو کچھ خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان میں بہت سی خبریں ایسی ہیں جو حقائق کے برعکس ہیں؟ دیکھیں یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ تنقید ہوتی ہے, اور کیا عمران خان کے اوپر تنقید نہیں ہوتی رہی؟ یہودی لابی کا کتنا بڑا لیبل لگایا گیا. آج یہودی لابی کون ہے, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن چونکہ یہ تنقید یہ سیاسی لوگ تو نہیں ہے نا, سیاسی ووٹوں سے آئے ہیں, تو تنقید تو یہ برداشت نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو پلیٹ پہ ملی ہے ساری سیاست اور عہدے, اور وہ تو اپنے آپ کو کوئین بنانا چاہتی ہے پنجاب کی اور پاکستان کی, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ تو غیر سیاسی باتیں ہیں. دیکھیں اس ملک میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں, سمر بلور صاحبہ کی اپنی جو فیملی ہے, ان کے جو این پی میں تھے کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے, لیکن تنقید تو ہمیشہ ہوتی ہے سیاسی لوگوں کے اوپر. آپ سیاست نہ کریں آپ پہ تنقید نہیں ہوگی. لیکن کیا آپ نے اس غریب صوبے غریب ملک کے ایک صوبے کے آپ 11 ارب کے آپ جہاز خرید رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھ پہ تنقید نہ ہو؟ 10 ارب کی تو آپ نے پورے پہ آئیے بیچ دی کہ یہ ملک جو ہے وہ نہیں چلا سکتا, نہیں افورڈ کر سکتا. تو آپ کو کیسے افورڈ کرے گا ملک؟ مطلب آپ کروڑوں روپے تنخواہ دے کے, لیکن سمر صاحب اب یہ تو شوکت صاحب کا ایک موقف ہے, لیکن آپ سمجھتی ہیں نا کہ ایک خبر میں اور جھوٹی خبر میں فرق تو ہونا چاہیے. دیکھیں تنقید ان کا حق بنتا ہے, وہ کریں, اور لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کس چیز کو پذیرائی دیں, کس چیز کو تنقید کا نشانہ بنائیں. لیکن فالس نیوز, پروپیگنڈا جس کو ہم بار بار کہتے ہیں, جس میں وہ جو سچ اور صحیح اور غلط کے بیچ میں جو لائن ہے اس کو مڈی کر دیتے ہیں. اب یہ جو بیان تھا یہ پرٹیکولرلی اس چیز کے متعارف تھا کہ مریم صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس جہاز میں ہنی مون کے لیے آسٹریا گئے ہیں, جہاں پہ آلدو گورنمنٹ کی سپوکس پرسنز نے آلریڈی یہ بات کلیریفائی کی ہوئی تھی کہ جہاز اپنی مینٹیننس کے لیے گیا تھا. تو مطلب اب ایک بالکل من گڑت کہانی بنانا, ایک غیر سیاسی ان کے
फैमिली गैर सियासी जी। है, उनके बच्चे सियासत में हिस्सा नहीं लेते, उनको फिर आके अपने आप को क्लैरिफाई करना पड़ा कि जी हम अभी भी लाहौर में हैं। तो जब आप लोगों की फैमिलीज को टारगेट करेंगे, इस किस्म के टाइम पे एक इश्तिहार अंगेजी फैलाएंगे, तो आई थिंक फिर कभी ना कभी अदालत का रुख करना पड़ेगा। और जैसे इनके जो फेमस यूट्यूबर हैं आदिल राजा साहब, उनको आए दिन यूके में लाखों पाउंड्स की फाइन्स लगते हैं। तो आई थिंक अब वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में भी लोगों को झूठी खबरें फैलाने पे कोर्ट से सरजनिश होगी और फाइन्स लगेंगे। किसी के पास टाइम नहीं है नादिर ये सब कुछ करने का, लेकिन जब आप बस आपकी सारी सियासत झूठ पे मबनी हो जाए जी। आपकी सारी सियासत का रुख ये हो जाए कि बस ये चीज हमने गलत को सही दिखाना है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत के अंदर कोई इस तरह की बात है, कोई पेशरफ्त आपको नजर आ रही है कि मामला जा रहा है मुज़ाकरात की तरफ? देखिए अल्लाह करे कि उनके साथ राब्ते बहाल ही रहे, क्योंकि देखिए मुल्क जिस और पूरा इलाका पूरा खिता जिस उससे गुजर रहा है, उस पे हम सबको एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। हमारी आपको पता है अवाम इस तरह की है कि उनको इश्तियाल दिलाना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। कल मैं एक वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल देख रही थी, उसमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन गल्फ वॉर में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज पाकिस्तान में हुई हैं प्रोटेस्ट की मद में। अच्छा। तो देखिए जो यूएस काउंसलेट्स के बाहर जो प्रोटेस्ट हुए हैं पेशावर में, कराची में, लाहौर में, उसमें जो अमवात हुई हैं, तो पूरी गल्फ वॉर में ईरान के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हमारी मुल्क में हुई हैं। नहीं, लेकिन कोई हमारी इतनी वॉलेटाइल किस्म की एक सिचुएशन और पॉपुलेशन है। देखिए डील का क्या मतलब है, उनकी कुछ शराइत है, गवर्नमेंट उनकी शराइत के एवज एक कुछ उनको एक चीजें ऑफर करती है कि जी ये चीजें हम कर सकते हैं। जिस दिन उनके लिए वो चीजें एक्सेप्टेबल होंगी तो ये चीज हम एक लेवल अप ले जाएंगे। मतलब बात हो रही है कि ये चीजें हैं। देखिए उनकी अगर अगेन इनकी पार्टी में धड़े हैं, कोई कुछ धड़े बात करना चाहते हैं, कुछ धड़े जानबूझ के टॉक्स को सैबोटाज करना चाहते हैं, और ये उनकी जो बयानात हैं और जो उनकी इकदाम है उनसे बड़ा क्लियर है कि कौन सा धड़ा कौन सा। अच्छा शौकत साहब, ये सब आप जरा तस्दीक या तरदीद करेंगे कि कोई हुकूमत के साथ कोई राब्ता, कोई मुज़ाकरात, कोई डील की तरफ मामला जा रहा है, कोई पेशकश हुई है? देखिए डील की तरफ इसलिए मामला नहीं जा रहा है कि इमरान खान तो डील मान ही नहीं रहा है। डील की बात होती तो देखिए अब तो इन पे भी प्रेशर पड़ेगा ना। जो 190 मिलियन पाउंड की जो बात हो रही थी वो तो इन्होंने आहिस्ता से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है ना। अब तो बात ही खत्म हो गई। वो 190 मिलियन पाउंड जो कह रहे थे कि वो खा लिया उसने, तो वो तो इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इन पे खुद ही प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरी बात यह कि देखें जो हालात है इस वक्त मुल्क के, वो तो ये चीज नहीं, इसका तकाजा तो नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ यहाँ बैठ कर दुश्मनियां करें। बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तरीकेकार मौजूद है। जो अगर आप हुकूमत के पास बड़े ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो जिस अंदाज से डील कर रही है वो डील सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक तो पहली बात है कि इमरान खान बगैर अदालती उसके तो कभी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन बाकी चीजें जो हैं, जैसे अगर मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, उनके वकला को कर दिया जाए, एक्सेस दिया जाए, उनकी जो फैमिली है उनके मुताबिक उनका इलाज शुरू हो जाए, तो बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो सकती है। लेकिन इस पे आप देखें कि हुकूमत संजीदा नहीं है, क्योंकि उनका जो वजीर खारजा है वो एक अकाउंटेंट है, वो उसका हवाले किया है मुल्क, और हम कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी खारजा पॉलिसी जा रही है। लेकिन इस वक्त देखें जंग जहां हो रही है उससे ज्यादा तो हमें मुश्किलात का सामना है। जहां पे जंग हो रही है वहां उतना पेट्रोल महंगा नहीं हुआ जितना यहाँ पे हुआ है। और अभी जो समर साहिबा ने कहा कि वो जहाज जो है वो मेंटेनेंस के लिए गया है, तो वो जहाज तो अभी तो आया है, फिर यहाँ से मेंटेनेंस के लिए भी चला गया। उस पर कितना खर्चा आया वो भी जरा बता दे कौम को। ये जो देखे ना, हम तो यही अर्ज कर रहे हैं कि गरीब मुल्क है, खुदा के लिए इसको उसी तरह ट्रीट किया जाए, बादशाहाना जिंदगी जो अपने। अच्छा शौकत साहब, आखिर में सर मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि एक तो रिहाई फोर्स बन रही है, उस पर भी तनकीद हो रही है, दूसरा जिस सूबे में आपकी हुकूमत है सर, वहां पर भी तो बड़े सवालात उठ रहे हैं ना, अमन अमान की सूरत हाल हो या ओवरऑल गवर्नेंस की अगर बात करें तो। देखिए हम जो शुरू से कहते रहे कि जी मामलात को ठीक किया जाए और सूबे के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम उठाए जाएं, तो वो तो वहां से प्रोपेगेंडा वार शुरू था इस्लामाबाद से। वो तो ये मानते ही नहीं थे, वो कहते थे जी हम जो करेंगे वही होगा। लेकिन आज देखें वो आग इस्लामाबाद तक भी पहुंची हुई है ना। हम तो इसी चीज से डर रहे थे।
अभी भी वक्त है कि दोनों देखें, दहशत गर्दी के मामले पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते इस पे बिल्कुल, लेकिन वफाकी ठीक है हुकूमत सूबे के साथ तो बैठे ना, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर सूबे के साथ नहीं बैठना चाहते तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने एपीसी बुलाई थी, सर, वो जो तो कहते हैं हम आपको बुलाते हैं, आप लोग आते नहीं नहीं, हैं। देखें ये कोई बात नहीं है, हमें बुलाता है, बुलाना ही क्या मसला है। देखें बुलाना बुलाना नहीं होता है, ये तो उसकी बातें हैं, मीडिया के लिए ठीक है। ऑफिशियली जो होता है ना, इस तरह नहीं होता अच्छा, है चीजें। आप जातियां भी करें, आप लोगों को मारे पीटे भी, आप जेलों में भी डालें, धमकियां भी दें, गणराज की धमकियां भी दें, फिर आप कहें आपके हमारे साथ बैठे हैं, इस तरह नहीं होता है। माहौल बनाना चाहिए। देखें ये जो चलिए। वक्त है ना, इसमें पाकिस्तान को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसका, जिस तरह समद साहब बिल्कुल ने ठीक है। कहा अच्छा अच्छा, कि समझ साहब, अब ये जो हमें रिहाई एक फोर्स होना हो गई, फिर पड़ेगा। सूबे की सूरत हाल, अब जो शौकत साहब बात कर रहे हैं कि सिर्फ बुलाना नहीं होता, ये मीडिया की हद तक ठीक है, तो आप समझते हैं कि अब ताउन तो है पीटीआई के तरफ से, शफी जान साहब ने भी कहा है कि हम दहशतगर्दी का मामला उस पर वफाकी हुकूमत के साथ है। माहौल बनाने को ये क्या कहते हैं? माहौल जब भी कोई होती है डिफेंस के मामलात पे, फौरन उसके मामलात पे, ये पेट्रोल की जो कीमतों में इनके चीफ मिनिस्टर को दावत दी जाती है, इनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस में है, सेनेट में है, उनको जी। प्रॉपर दावत दी जाती है, ड्यू प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट दिया जाता है। अब अगर ये कहें कि माहौल ये हो कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में हम ये क्रिटिसाइज ना करें कि जिस दिन लकी मरवत में 7 पुलिस वाले शहीद हुए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिसिंग इन एक्शन थी। उन पुलिस वालों के जनाजों में कौन गया? जब वो पुलिस वाले सरापा एहतजाज हुए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कौन गया उनको तसल्ली कराने, उनको चुप कराने? हमारी पुलिस का मोराल जो है, हमारी बॉर्डर पे कितने दिनों से एक लाश मसक शुदा पड़ी हुई है तोरखम बॉर्डर के ऊपर, ये किसने करनी है ये बातें? तो हमारी तरफ से देखिए, जो माहौल होगा, जब भी ज़रूरत होगी, इन्होंने जब भी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे हमें दावत दी है, हम गए हैं, अपने गिले शिकवे ठुकरा के गए हैं। मेरे भाई कहते हैं कि ये गरीब मुल्क है और इसके स्टेटस से रहना चाहिए, तो गरीब मुल्क में एक साबिक स्पीकर हैं, इनकी पार्टी के हैं, उनकी मैनचेस्टर में बहुत ज़्यादा आजकल मामलात निकल रहे हैं, उनके बिजनेसेस के भी 7-8 चेन्स निकले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी निकली हैं। तो ये जरा कौन है समर लेट्स पुट साहब, देयर और मनी नाम भी वेयर देयर बता माउथ दें। इज। एक इंटरनल असद कैसर साहब है, मैं नाम भी सर, बता आप दूंगी। आप आप अगर तस्दीक कर दें क्या? वो मैं आपको तो बता दूं, मैं ये एक आपको बता इंटरनल दूं, इंक्वायरी आपको बिठा बता दे। दूं, ऐसी हमें बात तो नहीं हर है। वक्त इन्होंने अच्छा सर, बंदूकी नोक पे रखा होता है, ये एक इंटरनल इंक्वायरी कर दे देखें, कि ये भी उनके पास आपने इतनी इल्जाम दौलत तो कहाँ लगा से दिया। आई और मुल्क से बाहर उन्होंने फिर इस तरीके से क्यों? ये तो खान साहब की नापसंदीदा तरीन अच्छा बात शौकत है। साहब, टाइम कम होगा सर, समर अगर साहब ने मुख्तसरन बहुत बता बड़ा दें। इल्जाम लगाया असद कैसर साहब पे। देखे, मैं चूंकि वहां बीमार था, वहां मौजूद था, असद भाई उधर, उनकी फैमिली है, बिल्कुल है, लेकिन उनकी वहाँ बहनोई है, उस बहनोई का कारोबार है वहां, उस करे, और वो पहले से है। तो ये कम से कम ये किसी ने ये जो पिज्जा के हवाले से और ये इस तो हवाले से उनका, जो बात उनके हो रही है। बहनोई का है, वो बहुत पहले से वहां रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये लेकर गया या उन्होंने पिज्जा की वहां दुकान डालना उनके लिए चले। क्या मुश्किल है। एक बंदा जो वहां से रह रहा है वहां पे, और वो पिज्जा मैंने भी खाया है, मैं गया हूँ वहां पे। वो एक आम सी छोटी सी दुकान है, कोई शौकत ऐसा भाई वो भी भी नहीं है, कोई पिज्जा बड़ा भी सेटअप शरीक है। है। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थरपारकर में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, मिट्टी अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो सीएमओ हैं डॉक्टर अब्दुल करीम शेख, उन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। उस हवाले से कई सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर पूंजो मल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो मिट्टी सिविल अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस वाक़े के बाद कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं, सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद भी की जा रही है, ख़ास तौर पर जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर। आप सर किस तरह देख रहे हैं? पहले शाहनवाज कुंबर साहब का वाक़या जो है वो पेश आया, उस पर बड़ी तनकीद हुई, और अब इस तरह का अफसोसनाक वाक़या जो है वो मिट्टी में पेश आया है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपने इस अहम इशू पर मुझे अपने लाइव लिया है। तो अर्ज ये है कि देखें, शाहनवाज कुंबर का जो इशू हुआ था वो उसका कुछ और मसला था, लेकिन आपके सामने हुआ कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने उसको हैंडल किया और बेहतर तरीके से उसके नताइज भी आए, और अभी वो केसेस जो हैं वो कोर्ट में
चल रहे हैं। और ये जो अभी वाकया हुआ है रिसेंटली हमारे मिट्टी में, एक मैं बात बताता चलूं कि पूरी पाकिस्तान में अगर आप कहीं जाओगे तो सबसे बेहतरीन कोई हॉस्पिटल है छोटे मामलात में तो हमारा थरपारकर मिट्टी का बेहतरीन अस्पताल है, जहाँ मकामी तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के लोग, दूर दराज इलाके के लोग उसी अस्पताल में आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। बेहतरीन वहाँ सहूलत भी है और मकामी तौर पे डॉक्टरों पे इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है जिस डॉक्टर का, तो ये अफसोसनाक अमल हुआ है जिसमें एक गलतफहमी के बुनियाद पर एक मर्डर हुआ है। मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं इसको मर्डर ही कहूँगा, इसलिए कि अगर उस शख्स को सही तरीके से रेस्क्यू किया जाता और मकामी जो जिस तरीके से इतलात हुई, वहाँ के नामवर सहाफ़ी जो है हमारे मुमताज़ नोडी साहब, वो बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको ये मैसेज हुआ, उन बेचारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम सब समझते हैं कि हम उस डॉक्टर को रेस्क्यू नहीं कर पाए और वो अपनी जान गंवा बैठे। नहीं, लेकिन सर आपकी नज़र में जिम्मेदार फिर कौन है इस वाक़े का? वो जो उन्होंने वॉइस नोट छोड़ा है वही जिम्मेदार है? देखिए वो तो कॉमन सेंस है कि क्योंकि वो एक बेहतरीन डॉक्टर था कि हमें कोई रात, क्योंकि उसकी तकरीबन रात के टाइम पे ड्यूटी होती थी और मैं खुद एज ए पॉलिटिशियन कोई मसला होता था तो मैं उन्हें फ़ोन करता था और बहुत पोलाइट किस्म का पढ़ा लिखा संजीदा समझदार डॉक्टर था। और उसके आज तो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन हम एक बेहतरीन मसीहा से महरूम हो गए। और ये जो वाकया हुआ है उसमें बिल्कुल जो जिसके नाम उसने दिए हैं वो लोग बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, लेकिन बेसिकली इस केस में जो बेसिकली इन्वॉल्व है वो मंठार भील है। जो मंठार भील है उसने जिस तरीके से उस डॉक्टर को गालम गलोच की है, जिस तरीके से उसने रवैया अख्तियार किया है, वो इंतहाई, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ तो वो तो नर्स जो है उस नहीं, उनको फिर किसी की कोई सरपरस्ती भी हासिल है पूंजा साहब? देखिए सरपरस्ती मकामी तौर पर किसी की भी नहीं होगी और ऐसे बंदों को कोई सरपरस्ती नहीं करेगा और ना ही कोई इसको टैकल करेगा, उसकी सपोर्ट करेगा, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन उसका उस लड़के का जो है वो अंदाज वो बिल्कुल गलत है और ऐसे कभी कभार ऐसे लोग इस मसीहा पेशे में आ गए हैं जिनका बेसिकली से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। उस लड़के की आपने वीडियो भी देखी होगी, जिस तरीके से गालिम गलोच कर रहा है, उससे वो स्टाफ नर्स तो लग ही नहीं रहा है, उसका अंदाज जो है वो इंतहाई भयानक। अच्छा पूंजा साहब, अब आखिर में मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस केस को कैसे टैकल किया जाएगा, कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं और आप क्या इसको भी यकीनी बनाए गए कि जो उनकी फैमिली है डॉक्टर साहब की वो भी मुतमईन हो आपके इकदाम से, आपके फैसलों से? देखिए पहली बात तो सर ये है कि पहले तो उसके वर्षा जो हैं वो अगर जिस तरीके से, क्योंकि वो तो सारे जवाबदार जो हैं वो अक्यूज को वो डिक्लेयर करके गए हैं, अपने वॉइस में लिखत में तमाम चीजें वो दे चुके हैं। अभी ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके खिलाफ इंक्वायरी करे, जिसमें आप इमीडिएट जो है वो हमारी मिनिस्टर अजरा साहिबा ने अभी कल भी कुछ लोगों को सस्पेंड किया था और आज भी किया है, इंक्वायरी हेल्ड की और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि ये बेहतर तरीके से इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो भी लोग साबित होंगे उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल भी एक्शन होगा और लीगली केस भी दाखिल किया जाएगा। चलें ठीक है पूंजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वाक़े के बाद कई जो सवालात हैं वो भी उठाए जा रहे हैं और ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि जो भी जिम्मेदारान हों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको कानून के कटघरे में लाया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।